हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है स्त्री का दर्द। एक बार कह दिया शो कह दिया, कान खोलकर सुन लो मेरी बात। वो मेरे घर किसी कीमत पर नहीं आएगी। अगर मरती है तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोल देना अपनी बेशरम बेहया बेटी से ये बात। इस घर से उसका कोई नाता नहीं, वो हमसे कोई उम्मीद ना रखे, हम उसकी कोई मदद नहीं करने वाले। राजेंद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा। मूंछों पर ताव फेरते सल्ला जी के पति ने जब ये बात कही तो सल्ला जी बिफर पड़ी, घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। पति के कहे तीखे वाक उनके दिल को छलनी कर गए। वो सोचने लगी कि अगर ये घर उनके पति का है, इस घर पर उनका कोई अधिकार नहीं, तो आखिर वो किस हक से इस घर में रह रही हैं? आखिर क्या जगह है उनकी इस घर और राजेंद्र जी के जीवन में? क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं, कोई अधिकार नहीं? फिर क्यों रह रही है वो यहाँ? किस लिए और किसके लिए? क्या वो सिर्फ मेरी बेटी है? क्या उसे अकेले मैंने जन्म दिया है? तो क्या वो राजेंद्र जी के लिए सिर्फ उनकी शारीरिक भूख मिटाने का जरिया मात थी? आज तक उनके बीच कभी प्रेम नहीं, सिर्फ और सिर्फ वासना के क्षण थे। और न जाने कितने ही बातें सोचकर आज उनका दिल सिहर उठा। वो अपना आंचल का टुकड़ा मुंह में ठूस कर सिसक कर रोने लगी। वो आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। रोते रोते वो सोच रही थी कि वो आज तक झूठे भ्रम में थी कि ये घर परिवार पति बच्चे सब उनके हैं और सब पर उनका अधिकार है। राजेंद्र जी शराब के नशे में तो पहले भी बहुत कुछ अशब्द कहते और गालियां दे देते थे, लेकिन होश में आते उनको गले लगाकर कहते, अरे यार नशे में मैं कुछ भी बोल गया, तुम दिल पर मत लगाना। लेकिन आज तो उन्होंने सारी बातें अपने पूरे होशो हवास में बोली थी। बेटी ने अपनी पसंद के लड़के से लव मैरिज शादी की तो उसमें वो दोषी कैसी हो गई? वो मन ही मन विचार करने लगी, यदि मैंने बेटी को संस्कार नहीं दिए जैसा कि राजेंद्र जी का कहना था, तो बेटे की सफलता का श्रेय किसे जाता है? उसे आखिर किसने संस्कार दिए? दरअसल उन्होंने अपनी बेटी रचना को बहुत समझाया कि वो उस लड़के को भूल जाए, उसका साथ छोड़ दे। अभी ये उसके प्यार की नहीं, पढ़ाई पूरी करने की उम्र है। अनुज ठीक लड़का नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उस समय रचना बीए फाइनल ईयर में थी, लेकिन फाइनल ईयर की परीक्षा देते रचना एक दिन चुपचाप घर से भाग गई उस लड़के के साथ। इस घटना के बाद तो सल्ला जी की जिंदगी जैसे पहले से भी ज़्यादा नर्क बन गई। राजेंद्र जी से उनके रिश्ते में बहुत फासला बढ़ गया, जैसे मानो रचना ने नहीं सल्ला जी ने ही कसूर किया हो। लेकिन आज अचानक एक साल बाद उनके पास रचना का फ़ोन आया। वो रो रही थी। रोते रोते उसने कहा, माँ ये लोग अच्छे नहीं हैं। अनुज, उसकी माँ और यहाँ तक कि उसके पापा भी मुझे रोज़ मारते हैं। मैं घर आना चाहती हूँ आपके पास। जानती हूँ मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन फिर भी माँ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। बेटी को दर्द में देखकर आखिर माँ का दिल कैसे न पिघलता। लेकिन फ़ोन पर माँ बेटी की बातें सुनकर आज राजेंद्र जी भड़क उठे। उन्होंने आओ देखा न ताओ सीधा एक तमाचा सल्ला जी के गाल पर दे मारा था और कहा, जैसी माँ होगी वैसे ही तो बेटी भी होगी। औरतों का काम ही है तिरिया चरित्र फैलाना। अगर अपनी पसंद से शादी की है तो अंजाम भी भुगते। लव मैरिज का यही अंजाम होता है। माँ बेटी को एक पलड़े पे तौल कर राजेंद्र जी मन की भड़ास निकालकर घर से बाहर निकल चुके थे, लेकिन 30 सालों तक दबे अपमान के समंदर की लहरें आज उत्पात मचाने के मूड में थी। आज वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती थी। अपना बदला लेने के लिए बार बार ऊंची ऊंची लहरें मन के अंदर हिचकोले खा रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सल्ला जी में आंसुओं को पोंछते हुए उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उनकी बेटी रचना अपनी गोद में
एक माँ की बेटी को लिए खड़ी है। उसकी हालत देखकर जैसे उनका कलेजा मुंह को आ गया। जगह जगह चोट के निशान, पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। बिखरे बाल बालों में लटे आपस में उलझी हुई थी, जैसे महीनों हो गए बालों में न तेल पड़े, न कंघी हुई, न ही साफ किए गए। तभी रचना ने उनके पैरों पर गिरकर अपनी बेटी को उनके पैरों के पास रखते हुए हाथ जोड़कर कहा, माँ प्लीज़ मुझे और मेरी बेटी को बचा लो माँ, वरना वो लोग हम दोनों को मार देंगे। बड़ी मुश्किल से उनके चंगुल से भागकर आ पाई हूँ माँ, वो लोग मुझे कमरे में बंद रखते हैं, किसी से मिलने नहीं देते। अगर आज आपने साथ नहीं दिया तो आपकी बेटी मर जाएगी माँ। आप और पापा मुझे माफ़ कर दो, पापा से कहो मुझे बचा ले। रचना रोते रोते अपनी बात कहे जा रही थी। सल्ला जी का मन रचना के लिए बेचैन हो गया। तभी वहाँ राजेंद्र जी भी आ गए। सल्ला जी की उम्मीद के मुताबिक उन्होंने रचना को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो सल्ला जी ने कहा, रुक जाइए, आपको इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग खुद ही चले जाएंगे। सल्ला जी के अंदर पीड़ा का समंदर ठाठे मारने लगा। क्या कहा तुमने? हम दोनों? हाँ, बहुत अच्छी बात है ये तो। अभी निकलो दोनों, माँ बेटी मेरे घर से। राजेंद्र जी ने सल्ला जी को घूरते हुए उनको बाहर की तरफ धक्का मार दिया। हाँ, हम दोनों माँ बेटी आपके घर से चले जाएंगे। शायद आपको मालूम नहीं कि संतान रूपी फसल की बीज एक पिता ही माँ के गर्भ में बोता है, जिसे माँ अपनी कोख में 9 महीने रखकर अपने खून और मांस देकर सींचती है और फिर उसे 9 महीने बाद अपार दर्द सहकर जन्म देती है। आप ये बात भूल सकते हैं, पर मैं नहीं भूल सकती। किसी ने शादी चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज की हो, उसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं ले सकता जब तक कि अगर पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्यार, विश्वास और सम्मान ही ना हो तो वो रिश्ता कभी भी नहीं चल सकता। फिर वो विवाह चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, उसकी सदैव नींव कमज़ोर ही रहती है, जैसे मेरी और आपकी। क्योंकि हमारी शादी तो अरेंज मैरिज ही थी। फिर क्यों आप मुझे शादी के 30 सालों तक मारते पीटते और गाली देकर अपमानित करते रहे? क्या मैं जान सकती हूँ? मैं मजबूर थी, क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैंने अपने अपमान को भी आपका मजाक समझकर हवा में उड़ाती रही। लेकिन आज सच से सामना हो गया कि ये घर मेरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ थामा और निकल गई घर से बाहर। जाते जाते कहा, आप पिता होने का फ़र्ज़ भूल सकते हैं, लेकिन मैं माँ होने का फ़र्ज़ नहीं भूल सकती। और हाँ, आपने मेरी परवरिश पर उंगली उठाई तो आप शायद भूल गए हैं, तो याद दिला दूं कि विदेश में उच्च पद पर बैठे हमारे बेटे रोशन में भी मेरी ही दी हुई परवरिश है। बेशक रचना से गलती हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे मरने के लिए छोड़ दें। और अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका बेटा बेटी की परवरिश में भेदभाव और रचना पर आवश्यकता से अधिक शासन ही रचना की इस गलती का जिम्मेदार है। घर से निकलकर रचना और सल्ला जी चली तो आई, लेकिन उनके पास समस्या ये था कि वो कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। कि तभी रचना ने कहा, माँ भैया को फ़ोन करूँ, शायद वो कहीं हमारे रहने का इंतज़ाम करा दे। तभी नातिन को गोद में ली हुई सल्ला जी की घूरती निगाह रचना की तरफ पड़ी तो रचना ने सिर और निगाहें झुकते हुए दबी आवाज़ में कहा, माँ मैं तो बस आपसे पूछ रही थी, आखिर हम जाएंगे कहाँ? तब सल्ला जी ने कहा, रचना एक गलती करके अकल नहीं आई जो दूसरी गलती करना चाहती हो? क्या तुम्हारा आज सम्मान मर चुका है? ऐसे पड़ा करोगी अपनी बेटी को? अगर तुम्हारा भाई मुझे रख भी ले, लेकिन वो तुमको कभी अपने घर में नहीं घुसने देगा। घुसना तो छोड़ो, वो तुम्हें दरवाजे पर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या अपनी गलती भूल गई? कितनी मन्नतें की थी मैंने और उसने तुम्हारे हाथ जोड़कर, लेकिन तुमने हमारी एक ना सुनी। कहकर सल्ला जी चुप हो गई। रचना और सल्ला जी स्टेशन के प्लेटफार्म पर आकर बैठ गई। सल्ला जी नातिन को गोद में लेकर सुला रही थी।
जिसे देखकर रचना अतीत की यादों में खो गई। उसे अच्छी तरह याद है कैसे बाबूजी से छिप छिप कर सल्ला जी ने रचना को साइकिल से लेकर कार तक चलान सिखाया। बीए के फाइनल ईयर में जब रचना के पापा ने उसे बाइक चलाते देख लिया था तो घर आकर सल्ला जी को बहुत मारा था। अनुज के प्यार में अंधी रचना को लगता था कि अनुज जैसा दिखता है वैसा ही सोचता भी है। उसके परिवार की सोच भी आधुनिक होगी। वो अपने घर के रूढ़वादी और लड़ाई झगड़े से परेशान हो चुकी। वो इन सब से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए उसने घर से भागकर अनुज से शादी करने का फैसला लिया। लेकिन रचना को शादी के बाद पता चला कि उसकी ज़िंदगी तो पहले से भी खराब हो गई। अब तो उसे हर रोज़ अनुज के साथ साथ उसके माँ पापा, देवर और ननद सब मारते थे। अनुज के लिए वो सिर्फ उसकी शारीरिक भूख मिटाने का साधन मात्र थी और उस घर के लिए एक नौकरानी। रोज रोज उसके साथ मारपीट और गाली गलौज होती। कभी खाना मिलता तो कभी भूखी ही रह जाती। हद तो तब हो गई जब रचना की बेटी होने के बाद उसके साथ साथ अनुज ने अपनी नवजात बेटी को भी थप्पड़ मारा और बेड पर पटक दिया। उस दिन रचना ने अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वहां से भागने का निर्णय लिया। तभी सल्ला जी ने रचना से कहा, रचना इसको दूध पिलाओ, ये की है। सल्ला जी की आवाज़ से रचना अपनी कड़वी यादों से बाहर आई तो उसने अपनी माँ की गोद से बेटी को लेते हुए कहा, माँ मैं जानती हूँ कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। आज मेरी वजह से आप भी बेघर हो गई। तब सल्ला जी ने कहा, नहीं रचना, मैं तुम्हारी वजह से बेघर नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से सच को मैंने जान लिया और स्वीकार भी कर लिया। वो घर तो कभी मेरा था ही नहीं। वहाँ तो मैं अब तक बंधुआ मजदूर की तरह थी, लेकिन अब आज़ाद हूँ। रही तुम्हारी बात तो तुम मेरी बेटी हो, गलती तुमने की थी, लेकिन शायद उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी दोस्त था जो मैं तुम्हारा विश्वास न जीत पाई। खैर जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे का सोचते हैं कि क्या करना है। पूरी रात स्टेशन पर बैठे बैठे कब आँख लग गई उन लोगों को पता ही नहीं चला कि तभी सुबह सुबह सल्ला जी के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सल्ला जी ने आँख खोली तो देखा कि दूध वाले की पत्नी रमिया आवाज़ दे रही थी। रमिया तू कहाँ जा रही है? इतने दिनों तक अचानक कहाँ गायब हो गई थी? रमिया बोली, मेम साहब मुंबई चली गई थी, वहीं जा भी रही हूँ। अब मर्द ने छोड़ दिया किसी और औरत के चक्कर में तो क्या करूँ? लेकिन आप यहाँ कैसे? और ये आपकी बेटी है ना जो किसी और के साथ भागकर शादी कर ली थी? हाँ। अच्छा रम्या, मुंबई में रहने की व्यवस्था हो जाएगी क्या? सल्ला जी ने कहा। मेम साहब बहुत बड़ी खोली तो नहीं, मैं चाल में रहती हूँ। आप चाहो तो व्यवस्था करा सकती हूँ। किसके लिए करानी है? मेरे लिए। अब इससे आगे और इससे ज़्यादा कुछ मत पूछना क्योंकि मैं बता नहीं पाऊँगी, सल्ला जी ने कहा। रमिया ने कहा, समझ गई मेम साहब, चलो आप मेरे साथ। एक बार आपने खून देकर मेरी जान बचाई थी, आज मेरी बारी है। और सल्ला जी चल पड़ी एक नए शहर नए सफ़र पर। अनजान शहर अनजान लोगों के बीच मायानगरी मुंबई पहुंचकर सल्ला जी को आज न जाने क्यों बेटी के साथ साथ अपने आत्मसम्मान को बचाने का सुकून था। रमिया सल्ला जी को अपने साथ अंधेरी स्थिति अपने घर ले गई। व्यवहार कुशल रमिया को सल्ला जी का एहसान याद था कि कैसे उन्होंने राजेश जी से छुपाकर उसकी बेटी के इलाज के लिए 20,000 रुपये दिए थे। एक कमरे का छोटा सा घर देकर सल्ला जी ने रमिया से कहा, रमिया तेरा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, लेकिन अगर तेरी पहचान में आसपास कोई रहने की दूसरी जगह हो तो बता, मैं किराया दे दूंगी। और हाँ, कोई काम हो तो उसे भी ढूंढने में मदद कर देती तो अच्छा होता, कोई भी काम चलेगा। तब रमिया ने कहा, मेम साहब मुझे मालूम है आपको ऐसी जगह रहने की आदत नहीं, लेकिन यहाँ फ्लैट बहुत महंगे हैं। मेरे बजट में तो यही आता है। मेरी नज़र में काम तो आपके लायक कोई नहीं है। सल्ला जी ने कहा, रमिया तू भूल जा
कि अब ये सल्ला राजेंद्र प्रताप की पत्नी है। ये सल्ला एक समान तेरी तरह आम औरत है। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह खुद ब खुद मिल जाता है। रम्या ने कहा, ठीक है मेम साहब, कल चलिए मेरे साथ। एक मेम साहब को खाना बनाने वाली और बच्चा देखने के लिए कोई बुजुर्ग औरत ही चाहिए। शायद आपका काम हो जाए। रम्या के साथ सल्ला जी अगले दिन वहाँ गई। घर की मालकिन रक्षा उनकी बेटी की ही उम्र की थी। उसने सल्ला जी से बहुत ही अदब और सम्मान से बात की। उनको बताया कि 2 लोगों का खाना बनाने के साथ उसकी 2 साल की बेटी की भी देख रेख करनी होगी। क्योंकि रक्षा नौकरी करती थी, इसलिए उसे उसकी बेटी के लिए एक सहायक की ज़रूरत थी। सल्ला जी को काम मिल गया। उनकी बेटी भी आसपास के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। तभी उसे पता चला मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार ट्रेनिंग मास्टर की उसने अब ट्यूशन के साथ साथ वो काम भी शुरू कर दिया। सल्ला जी और रक्षा भी एक दूसरे के लिए परिवार की तरह हो गए थे। रक्षा ऑफिस और घर दोनों ही जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती, जबकि उसके पति को घर के किसी भी काम से मतलब ना होता, ना ही नाते रिश्तेदारों से। एक दिन सल्ला जी अचानक रक्षा के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि रक्षा के पति ने रक्षा को गुस्से में एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अगर तुमसे घर, ऑफिस और बच्चा नहीं संभलता तो छोड़ क्यों नहीं देती नौकरी? तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। तुमने मुझसे बिना पूछे अपने मायके में पैसे क्यों दिए? रक्षा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या मुझे मेरी ही तनख्वाह पर इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी मर्जी से खर्च कर सकूं? मेरे भाई को ज़रूरत थी तो मैंने दिया, और कौन सा वो लेकर रख लेगा? बोला तो उसने कि अगले महीने देगा। तुम भी तो अपने घर वालों को बिना बताए पैसे भेजते हो, तो क्या मैंने तुम्हें कभी मना किया है? लेकिन रक्षा के पति का गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। उसने रक्षा को जोर से धक्का दिया और घर से बाहर निकाल गया। सल्ला जी घर के अंदर दाखिल हुई तो रक्षा रो रही थी। सल्ला जी ने रक्षा बिटिया कहकर कंधे पे हाथ रखा तो रक्षा सल्ला जी से लिपट कर रोने लगी। रोते रोते रक्षा ने कहा, मौसी, क्यों हर दोस्त औरतों की सिर मढ़ दिया जाता है? क्यों सब कुछ करने के बावजूद औरतों के हिस्से तारीफ नहीं आती? शादी होते क्यों लड़की को हर बात, हर काम के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है? जब मैं इनके घर वाले पर पैसे खर्च करती हूँ तब इनको और सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मायके या खुद पर खर्च करना हो तो इजाज़त लेनी पड़ती है। क्यों? सल्ला जी निरंतर खड़ी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े शहर में और पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ भी ऐसा व्यवहार होता है। उन्होंने कहा, बिटिया, अपने अनुभव से कह रही हूँ, अपने पति को खुली और कड़ी चेतावनी दे दो कि तुम उसका ये व्यवहार आगे से नहीं बर्दाश्त करोगी, वरना जिस आदमी ने एक बार तुम पर हाथ उठाया और तुमने चुपचाप सह लिया तो वो ज़िंदगी भर और हर बात में तुम पर हाथ उठाएगा, तुम्हें अपमानित करेगा। गृहस्थी चलाने की जिम्मेदारी और हिस्सेदारी पति पत्नी दोनों की होनी चाहिए, किसी एक की नहीं। बच्चों के कारण मैंने भी अपने पति के हर गलत व्यवहार और मारपीट को पूरी उम्र बर्दाश्त किया। मुझे लगता था इससे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा असर ही बच्चों पर हुआ। क्योंकि बच्चा जितना सिखाने से नहीं सीखता, उतना आसपास के और परिवार के माहौल को देखकर सीखता है। कहते हुए उन्होंने पूरी कहानी रक्षा को बताई। सल्ला जी की बात को सुनकर रक्षा ने कहा, मौसी, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा हुआ जो आपने मुझे समझा दिया और मुझे हिम्मत देने के लिए आपका शुक्रिया। रक्षा ने अपनी आवाज़ बुलंद की और अपने पति को खुले एवं कठोर शब्दों में चेतावनी दी कि अगर आज के बाद उसने ऐसी हरकत दोबारा की तो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। सल्ला जी सोचने लगी कि काश कोई उन्हें भी समझाने, समझने और साथ देने वाला होता तो इतनी देर ना होती, या बात को बिगड़ने से पहले ही संभाला जा सकता था। देखते देखते 3 सालों में सल्ला जी ने चाल से हटकर
एक फ्लैट किराए पर ले लिया और अब छोटे बच्चों के लिए डे केयर का काम घर से ही शुरू कर दिया। अचानक 7 सालों बाद उनके फ़ोन पर एक फ़ोन आया। जो फ़ोन उनके बेटे का था। उसने कहा, माँ मैं आ रहा हूँ आपको लेने। जिसे सुन सल्ला जी भावना शून्य हो गई। ये क्या माँ, पापा से आप इतना नाराज़ हो गई कि घर छोड़कर चली आई? पता है आपको ढूंढने में कितनी मेहनत लगी मुझे। रम्या और उस पेपर पर छपे लेख से आपके बारे में पता चला। अरे थोड़ा तो सोचा होता आपने पापा के बारे में। पूरी ज़िंदगी उनके साथ बिताने के बाद आपने ऐसा फैसला क्यों लिया? इससे अच्छा तो आप दोनों जवानी में ही एक दूसरे से अलग हो जाते। तब भी तो पापा आपको नशे में मारते और गालियाँ देते थे। तब आपने अगर ये फैसला नहीं लिया तो अब क्यों? रोशन ने अपनी माँ सल्ला जी से कहा। सोफे पर बेटे पति के ठीक सामने बैठी सल्ला जी आंखों पर चश्मा, खादी की साड़ी में बिना सिंदूर बिंदी लगाए आज पूरे आत्मविश्वास के साथ दोनों बाहों को मोड़े बैठी हुई थी। सामने रखे सेंटर टेबल पर न्यूज़पेपर में छपा उनके नाम के कॉलम का कोना, जिसमें लिखा था, लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत सल्ला जी की सफलता की कहानी। जिसे देखकर राजेंद्र जी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें मुंह चिढ़ाकर बोल रहा हो, देख लो राजेंद्र, जिसको तुमने कभी सम्मान नहीं दिया उसको आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है। तभी उनके पति राजेंद्र जी ने कहा, बेटा तू किससे बात कर रहा है और किसको समझाने की कोशिश कर रहा? जरा ध्यान से तो देख, अपनी माँ को बिना सिंदूर बिंदी लगाए किस घमंड में बराबरी पर बैठी है। और इसे जरा भी शर्म लिहाज और समाज बिरादरी में हमारी इज्जत मान सम्मान की चिंता होती तो ये घर छोड़कर आती ही नहीं। इसके चाल चलन तो शुरू से ऐसे ही थे, तभी तो इसने अपनी बेटी को भी बिगाड़ दिया। वो तो बस मेरे बेटे तुझ पर इसका जोर नहीं चला, वरना ये तुझे भी बिगाड़ ही देती। सामने खड़ी रचना आज नजरें झुकाए किसी अपराधीन की भांति खड़ी थी कि तभी रोशन ने कहा, नहीं, ये सब इस रचना की वजह से हुआ, वरना माँ कभी ऐसा करने की हिम्मत कर ही नहीं सकती थी। 70 साल की उम्र में छड़ी के सहारे चलते राजेंद्र जी की हड्डियों में जोर भले ना बची रही हो, लेकिन पुरुष रूपी पति का अहंकार आज भी जवान ही था, जो इस उम्र में भी पत्नी को दबाकर पैरों के नीचे रखने के लिए बेकरार था। लेकिन सल्ला जी अब बहुत आगे निकल चुकी थी। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास की चमक थी। अब वो डरी सहमी कमज़ोर महिला नहीं थी, जिसे जमाना, समाज और परिवार बच्चों का डर दिखाकर कमज़ोर किया जा सकता था। वो बेटे और पति की बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी बेटे ने कहा, माँ अब आप मुस्कुराना छोड़कर हमारी बातों का जवाब भी देंगे? आप इतना स्वार्थी कैसे हो सकती हैं जो अपने परिवार और कमज़ोर पति को बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ दें? आपको पता भी है पापा को पैरालिसिस अटैक आया था। वो तो अच्छा हुआ कि ज़्यादा गहरा अटैक नहीं था, बस चेहरे और बाएं पैर पर ज़्यादा असर हुआ, जिसे ठीक होने में 6 साल लग गए। अब बुढ़ापे में जब इनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब आप उन्हें छोड़ रही हैं। ये कैसा घमंड माँ! एक औरत को, खासकर पत्नी, इतना स्वार्थी होना ठीक नहीं। अब भी देर नहीं हुई, आप चलिए हमारे साथ अब घर, और यहाँ रचना को रहने दीजिए। आज एक पल में सल्ला जी की पुरानी सारी कड़वी यादें ताज़ा हो गई। आंखों में आंसुओं को रोकते हुए उन्होंने आंखों से चश्मा उतार कर टेबल पर रख दिया और सफ़ेद रुमाल लेकर आंखों के गीले हुए कोरों को पोंछकर खुद को ही खुद संभाल लिया। और तब सल्ला जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी सौम्यता से कहा, हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं एक स्वार्थी पत्नी हूँ, तभी तो इनकी मार खाकर और भद्दी भद्दी गालियाँ सुनकर भी इनकी सेवा करती रही। इनके घर और रिश्तों को अपना समझकर घर के एक एक कोने को करीने से सजाती रही। प्यार और समर्पण से रिश्तों की बगियों को सींचती रही। अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करती रही। उनकी परवरिश करती रही ताकि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन एक झटके में मेरे ही वजूद और परवरिश पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। सारा दोष मेरे सिर मढ़ दिया गया।
क्या बच्चे की परवरिश सिर्फ माँ की जिम्मेदारी होती है? क्या एक औरत सिर्फ अपमानित करने के लिए होती है? बड़ी आसानी से कह दिया तुमने कि मैं लौट जाऊं, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं पूछा माँ आप कैसी हैं? आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? मैं आपका साथ देता, या ऐसा कोई व्यवहार जो तुमने किया होता जो एक बेटा होने के नाते तुम्हारी किसी भी संवेदना को मेरे प्रति होती है। तुमने तो ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि जिस वक्त तुम्हारे पापा ने हमें घर से निकाला था उस वक्त हम कहाँ गए, कैसे रहे, किन मुश्किलों का सामना किया? कुछ भी नहीं। ये नाम, ये शोहरत मुझे खैरात में नहीं मिले। इसके लिए मैंने कई रातें जागकर, भूखे रहकर, कभी रोकर तो कभी हंसकर आई है। तब जाकर मैंने अपना घर बनाया और नाम पैसा कमाया है। आज मुंबई जैसे जगह में लोग मुझे मेरे नाम और काम से जानते हैं। ये फेमस प्ले स्कूल और बुकिट एक रात में नहीं बने, और मैं अपनी मेहनत छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रही बात तुम्हारे पापा की, तो इनको हमेशा से इस बात का घमंड था कि पैसा हो तो कोई भी सेवा करने के लिए तैयार रहता है। तो ये पैसा देकर जिससे चाहे अपनी सेवा करा सकते हैं, लेकिन मैं इनकी सेवा नहीं कर सकती। हाँ, इनको पैसे की ज़रूरत हो तो ज़रूर दे सकती हूँ। और हाँ रोशन, तुम्हें तो अपनी बहन का सुरक्षा कवच होना चाहिए था, क्योंकि एक भाई सदैव अपनी बहन की रक्षा करने की रक्षाबंधन पर कसमें खाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बेटी की वजह से कभी कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ तुम्हारे पापा के बुरे व्यवहार ही वजह से हुआ। लेकिन मैं तो कहती हूँ जो हुआ अच्छा ही हुआ, वरना मैं खुद को कभी पहचान ही नहीं पाती। और एक आखिरी बात, आज दो समझदार पुरुष मिलकर एक औरत को उसके कर्तव्य बता रहे हैं, तो क्या मैं इन पुरुषों से जान सकती हूँ कि क्या आप दोनों को भी उतना ही अपने कर्तव्यों का बोध है जितना आप दोनों मुझे बता रहे हो? एक बेटा होने के नाते क्या तुम्हारे कोई कर्तव्य नहीं बनते हो पिता की तरह? क्यों? जिस बेटे को जन्म देने के लिए लोग मन्नतें, पूजा पाठ, व्रत रखते हैं, वो उनकी सेवा नहीं कर सकता? जब सारे कर्तव्य एक पत्नी, माँ और औरत के ही है, तो पुरुष उसको शिक्षा देने वाला या अपमानित करने वाला कौन होता है? आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं, कहकर घर के बाहर का रास्ता दिखाते हुए सल्ला जी ने उन लोगों से हाथ जोड़ लिए। दोस्तों, क्या हर स्त्री को सल्ला जी के जैसा ही करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं।